नमस्कार साथियों, संस्कृति आईएएस की यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम चंद्रशेखर है। उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन ने अभी हाल ही में जो आरओ एआरओ का एग्ज़ाम लिया, उसमें जो पॉलिटी से संबंधित प्रश्न आए हैं, भारतीय राज्य व्यवस्था से संबंधित प्रश्न, उन सभी प्रश्नों को मैं आज के सेशन में डिस्कस करने वाला हूं। तो कौन कौन से प्रश्न हैं, उन प्रश्नों को देखेंगे। लेकिन ध्यान रखने वाली बात यह है कि सीरीज अलग हो सकती है। सीरीज अलग होने के साथ साथ जो ऑप्शंस हैं वो भी अलग हो सकते हैं। तो आप केवल उसके हिसाब से ना जाएं, उस ऑप्शन को देखें और ऑप्शन में जो चेंजिंग है उसको भी देखें। तो चलिए शुरुआत करते हैं और पहले प्रश्न को जो हम लोगों ने सीक्वेंस बनाया है उस हिसाब से ये पहला प्रश्न है। पहले प्रश्न को देखते हैं क्या इसमें कहा गया है। कहा गया है कि नीचे दो कथन दिए गए हैं, जिनमें से एक को अभिकथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। अब ये कह रहा है कि अभिकथन ए, संविधान संघ की कार्यपालिका शक्ति भारत के राष्ट्रपति में निहित करता है। अर्थात संविधान के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है। बिल्कुल सही बात है। संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है और संविधान के अनुच्छेद 77(1) में इसकी चर्चा की गई है। ठीक है। अच्छा, दूसरा कारण क्या कहता है? भारत का राष्ट्रपति राज्य का संवैधानिक प्रमुख है। तो भारत का राष्ट्रपति राज्य का संवैधानिक प्रमुख नहीं होता है, राष्ट्र का संवैधानिक प्रमुख होता है। संविधान के अनुच्छेद 154 के अनुसार राज्य का जो प्रमुख होता है वह राज्यपाल होता है, न कि राष्ट्रपति होता है। यहाँ पर राज्य शब्द का उल्लेख किया गया है। अगर भारत होता तो ये कथन सही होता। इसलिए मेरे अनुसार इस प्रश्न में ए सही है और आर गलत है। ठीक है, आगे बढ़ें, अगले प्रश्न को देखें। भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची किन राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है? तो यहाँ पर जो सही आंसर है, आप जाएंगे 6ठी अनुसूची को देखेंगे तो असम है, मेघालय है, त्रिपुरा है और मिजोरम है। ठीक है, इसमें कुछ बहुत ज़्यादा समझने वाली बात है नहीं। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखें। निम्न युग्मों में से कौन सा युग्म अनुच्छेद, अर्थात यहाँ पर अनुच्छेद दिया गया है एक तरफ और दूसरी तरफ प्रावधान दिया गया है, और ये आपसे पूछा गया है कि सही सुमेलित नहीं है। तो जिस अनुच्छेद की बात है और उसमें जो प्रावधान दिए गए हैं उनके बारे में एक बार पढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। संविधान के अनुच्छेद 136 की बात करें तो ये उच्चतम न्यायालय के द्वारा अपील के लिए विशेष इजाज़त की बात करता है। अब समझने वाली बात यह है कि संविधान का अनुच्छेद जो 136 है ये क्या कहता है? उच्चतम न्यायालय के द्वारा अपील के लिए विशेष इजाज़त। तो बिल्कुल ये सही बात है। दूसरे अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद 143 कहता है उच्चतम न्यायालय की परामर्श शक्ति। अब उच्चतम न्यायालय के परामर्श शक्ति की जब हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पर जब पहले वाले अनुच्छेद की बात करें, सुप्रीम कोर्ट भारत के राज्य क्षेत्र के किसी भी न्यायालय या अधिकरण की बात है द्वारा किसी वाद या मामले की बात करें, मामले में पारित जो आदेश है, डिक्री है, उनकी बात की जाती है, अपील के लिए विशेष इजाज़त दे सकता है। इसके बारे में बताया गया है। किसमें? संविधान के अनुच्छेद 136 में। साथ ही ये कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट के परामर्श, यहाँ पर उच्चतम न्यायालय की परामर्श शक्ति, तो राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि अगर कोई विधि का प्रश्न है तो विधि के प्रश्न पे संविधान के अनुच्छेद 143 के तहत उच्चतम न्यायालय से परामर्श कर सकता है। ये वही बात कही गई है, उच्चतम न्यायालय की परामर्श शक्ति। संविधान के अनुच्छेद 132 की बात करें तो उच्चतम न्यायालय की अपीलीय अधिकारिता के बारे में यहाँ पर बात की गई है। तो यहाँ पर कहा गया है कि किसी भी हाईकोर्ट, संविधान का अनुच्छेद यहाँ पर 132, तो 132 के तहत कहा गया है कि किसी भी हाईकोर्ट द्वारा दिए गए अगर निर्णय है तो निर्णय की अपील सुप्रीम कोर्ट में की जा सकती है। ठीक है। संविधान के अनुच्छेद 124 की बात करें तो ये कहता है उच्चतम न्यायालय का अभिलेखी न्यायालय होना। दरअसल ये गलत है। ये उच्चतम न्यायालय के गठन की बात करता है, स्थापना और गठन की बात करता है। तो संविधान का अनुच्छेद ये जो दिया गया है और इसके बारे में जो ये प्रावधान बताया गया है ये गलत है। इसलिए हमारा जो सही होगा, क्योंकि यहाँ पर सुमेलित नहीं है ये पूछा गया है, तो डी आपका इसमें सही होगा। बाकी सभी इसमें सही हैं, चूँकि गलत ये है इसलिए सही ये होगा।
आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखें। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा से कथन गलत है? यहाँ पर गलत आपसे पूछा गया है और ये पूछा गया है कि पहला क्या कहता है, मौलिक अधिकार पर संविधान का भाग 3 यूएसए के बिल ऑफ राइट पर आधारित है। ये बिल्कुल सही बात है। कोई भी आप टेक्स्ट बुक पढ़ेंगे और चूंकि यहाँ पर जो हमारा आरओ का बैच था, उस बैच में ये सारी बातें कराई गई थी, सब कुछ बताया गया था। जो पहली लाइन लिखाई गई है वो यही है कि मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही बात है। दूसरी बात अर्थात बी कथन क्या कहता है, संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत मृत्यु का अधिकार मूलभूत अधिकार है, जीवन का अधिकार है और संविधान के अनुच्छेद 21 की विस्तारित व्याख्या समय समय पर सुप्रीम कोर्ट ने किया है, लेकिन उस विस्तारित व्याख्या में कहीं पर भी मृत्यु का अधिकार मूलभूत अधिकार नहीं दिया गया है। भारत में इसको लेकर के जब इच्छा मृत्यु की बात हुई तो लगातार डिबेट हुआ, होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, लेकिन अभी तक भारत में ये व्यवस्था नहीं है कि मृत्यु का अधिकार मूलभूत अधिकार है। ठीक है, तो आप चाहें तो इससे संबंधित जो डिबेट हैं संसद टीवी पर आप देख सकते हैं, उसके कई सारे कार्यक्रम होते हैं, उस पर भी देख सकते हैं। संस्कृति आईएएस का जो वेबसाइट है, इससे संबंधित आर्टिकल वहाँ पर भी पब्लिश किया गया है, आप वहाँ पर भी देख सकते हैं। तो ये आपका बिल्कुल गलत है। ठीक है, सी की बात करें तो भारतीय संविधान एक पूर्ण संघीय संविधान है। भारत का संविधान पूर्ण संघीय संविधान नहीं है और इसमें एकात्मक तत्व भी देखने को मिलते हैं। एकात्मक तत्व में जैसे एकहरी नागरिकता की बात कर लीजिए, एकीकृत न्यायपालिका की बात कर लीजिए, राज्यपाल की नियुक्ति की बात कर लीजिए या आपातकालीन शक्तियों की बात कर लीजिए, आपातकालीन उपबंध की बात कर लीजिए। तो इस आधार पर हमारा जो संविधान है पूर्ण संघीय संविधान नहीं है, ये हमारा गलत होता है। ठीक है, भारतीय संविधान के अनुसार मूलभूत अधिकारों को हटाया जा सकता है। यहाँ पर रिमूव की बात कही गई है, इंग्लिश में भी देखेंगे तो यहाँ पर रिमूव्ड की बात कही गई है, तो हटाया नहीं जा सकता। इसका कारण क्या है और इससे संबंधित जो प्रावधान हैं और जो मेरे पास तर्क हैं, संविधान का अनुच्छेद आप 13 पढ़ेंगे तो उसमें कहा गया है कि मूल अधिकारों से असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली विधियाँ, तो संविधान के अनुच्छेद 13(1) में या क्लॉज 1 में कहा गया है कि उस सीमा तक ये विधियां शून्य होंगी जिस सीमा तक ये मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करती हैं। पहली बात ये है, तो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करती है और यहीं पर कहा गया कि भारतीय संविधान के अनुसार, तो इसको लेकर के आप वहां पर जाएंगे कि संविधान का अनुच्छेद 368 कहता है कि संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति है और संशोधन करने की शक्ति है, इस आधार पर मूल अधिकारों को हटाया जा सकता है। तो यहाँ पर अब इसको डिफाइन कर लेते हैं। तो एक मामला आया था शंकरी प्रसाद मामला और ये 1951 में आया था। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो संसद है, संसद को फंडामेंटल राइट सहित संविधान के सभी भाग में संशोधन करने का अधिकार है। ये शंकरी प्रसाद मामले में कहा गया था, लेकिन गोलकनाथ वाद आया था 1967 में और उसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि भाग 3 के अलावा, भाग 3 की जब बात की जा रही है तो यहाँ पर ध्यान रखना है भाग 3 या फंडामेंटल राइट। ठीक है, भाग 3 के अलावा किसी भी भाग में संविधान संशोधन किया जा सकता है या संशोधन कर सकता है, संसद की बात हो रही है। इसके बाद फिर एक मामला आता है और केशवानंद भारती, जो बहुचर्चित मामला है, और ये आता है 1973 में, जिसमें आप लोगों को भी पता है कि बेसिक स्ट्रक्चर का सिद्धांत दिया गया या मूलभूत ढांचे का सिद्धांत दिया गया या आधारभूत ढांचे का सिद्धांत भी कहते हैं। तो ध्यान रखने वाली बात यह है, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत संसद को संविधान संशोधन का अधिकार तो है, लेकिन संशोधन की सीमित शक्ति है। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया था कि सीमित शक्ति है किसको? संसद को। आगे जो विशेष बात सुप्रीम कोर्ट ने कहा था वो ये कहा था
कि बेसिक स्ट्रक्चर का सिद्धांत, और जो बेसिक स्ट्रक्चर का सिद्धांत जब आएगा तो इसी में सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिफाई किया था, हालांकि ये लिस्ट अभी अधूरी है, और सुप्रीम कोर्ट ने इसी में कहा था कि मैं समय समय पर बताऊंगा कि आधारभूत ढांचे का सिद्धांत क्या है और कौन कौन से तत्व हैं। तो इसमें ये कहा गया था कि संविधान का अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार, और संवैधानिक उपचारों का अधिकार यह भी आधारभूत ढांचे के एक तत्व के रूप में शामिल किया गया है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। तो यदि आप ये कह रहे हैं कि संविधान के अनुसार मूलभूत अधिकारों को हटाया जा सकता है, तो इसको भी हटाया जा सकता है, और फिर सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि यह बेसिक स्ट्रक्चर के तत्वों में शामिल है, सिद्धांतों में शामिल है। एक महत्वपूर्ण बात यह भी कहा गया था कि संसद संशोधन के द्वारा, इसी केशवानंद भारती में ही, कि संसद संशोधन के द्वारा संविधान की आत्मा, दर्शन और मूल तत्वों को नहीं हटा सकती। तो इस आधार पर मैं कह रहा हूं कि इतने सभी तथ्यों के आधार पर ये जो है वो गलत दिया गया, हटाया नहीं जा सकता। संशोधित करके उसको कम किया जा सकता है, लेकिन हटाया नहीं जा सकता। यहाँ पर कम किया जा सकता है, हटाया नहीं जा सकता, इस बात को ध्यान रखेंगे। तो मेरे अनुसार ये तीनों गलत हैं, और तीनों गलत हैं तो यहाँ पर आपका डी सही होगा, क्योंकि गलत आपसे पूछा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पंचायती राज के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पर सीधी सी बात यह है कि ये गलत है, यह भी गलत है, और पंचायती राज संस्थाओं के लिए कहा गया है कि इसका जो चुनाव होगा, इसका जो चुनाव कराया जाएगा राज्य चुनाव आयोग के द्वारा कराया जाएगा। तो यहाँ पर जो शब्द दिया गया है राज्य चुनाव आयोग के पर्यवेक्षण में होगा। सही बात है। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखें। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित सही क्रम क्या है? तो सही क्रम आप लोगों को ध्यान रखना है, और ये बहुत पसंदीदा प्रश्न है। पसंदीदा प्रश्न इसलिए है क्योंकि ये बार बार पूछा जाता है। तो ध्यान रखने वाली बात ये है कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक, ठीक है, ये इसका सही आंसर है। आगे बढ़ें। राज्य के नीति निदेशक तत्व के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, और ये कहा गया है कि वे न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं हैं। जिस तरह से फंडामेंटल राइट है, फंडामेंटल राइट को लागू कराने के लिए संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत आप सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, उसी तरह से यहाँ पर कहा गया है कि आप इसे लागू कराने के लिए न्यायालय नहीं जा सकते, क्योंकि इसमें जो फंडामेंटल राइट जो डीपीएसपी है उसके लिए चाहिए शब्द का इस्तेमाल किया गया है। चाहिए शब्द का इस्तेमाल किया गया है, और चाहिए का मतलब स्वेच्छा है। तो यहाँ पर राज्य के पास जब संसाधन होगा तब राज्य ऐसा करेगा, तो यहाँ पर इसे न्यायालय के द्वारा प्रवर्तनीय नहीं कराया जा सकता, अर्थात लागू नहीं कराया जा सकता। बिल्कुल सही बात है। दूसरा कह रहा है कानून निर्माण में इन सिद्धांतों को लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा। बिल्कुल सही बात है। तो इसके अनुसार ये कहा गया नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो इसमें आपका 1 और 2 दोनों ही सही हैं। यहाँ पर आगे बढ़ें, अगले प्रश्न को देखें। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अनुसूचित क्षेत्रों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कह रहा है भारत का राष्ट्रपति अनुसूचित क्षेत्रों को अधिसूचित करता है राज्यपाल की सहायता से, ठीक है। दूसरा कह रहा है अनुसूचित क्षेत्रों वाले राज्यों को जनजाति सलाहकार परिषद का गठन करना होता है। 20 सदस्यीय जो ट्राइबल हैं, एसटी की बात की जा रही है, उनसे मिलकर के एक जनजाति सलाहकार परिषद होगा, और ये जो जनजाति सलाहकार परिषद होगा यह जनजातियों के कल्याण हेतु राज्यपाल को सलाह देगी। इसका कार्य होगा किसके लिए? जनजातियों के कल्याण के लिए, ठीक है। तो ये दोनों ही कथन सही हैं, और दोनों कथन सही हैं तो 1 और 2 होगा, अर्थात यहाँ पर बी आपका सही अर्थात राइट आंसर होगा। आगे बढ़ें, अगले प्रश्न को देखें। भारत के महान्यायवादी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये कह रहा है कि वे प्रधानमंत्री की मर्जी तक, ठीक है, पद पर बने रहते हैं। दूसरा कथन कह रहा है कि वे संसद सदस्य के विशेषाधिकार के हकदार नहीं हैं। तो पहली बात यहाँ पर ध्यान रखना है, संविधान के अनुच्छेद 76(1) के अनुसार राष्ट्रपति महान्यायवादी की नियुक्ति करेंगे,
ठीक है, जिनकी योग्यता सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के समान होगी या सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बनने के वो योग्य होंगे, वो महान्यायवादी के रूप में नियुक्त किए जा सकते हैं। राष्ट्रपति के द्वारा किया जा रहा है। वहीं संविधान का अनुच्छेद 76(4) में कहा गया है, क्लॉज 4 में कहा गया है कि वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेंगे। तो यहाँ पर राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करने की बात कही गई है, तो प्रधानमंत्री की यहाँ पर बात आएगी ही नहीं। ठीक है, तो ये आप लोग गलत मानेंगे। दूसरी बात, वे संसद सदस्य के विशेषाधिकार के हकदार नहीं हैं। जो नहीं शब्द कहा गया है, दरअसल इसमें उन्हें संसद सदस्य के विशेषाधिकार के योग्य माना गया है, ये भी ध्यान रखना है। एक संसद सदस्य की तरह सभी भत्ते एवं विशेषाधिकार इनको मिलता है, अर्थात महान्यायवादी को मिलता है। तो ये जो कहा गया है यह भी कथन गलत है। तो मेरे हिसाब से न तो 1 और न ही 2 होगा, इन दोनों को ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ें, अगले प्रश्न को देखें। तो अगला प्रश्न क्या कह रहा है, ये सुमेलित करने के लिए कह रहा है, संविधान के अनुच्छेद के बारे में कह रहा है। सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करना है और उसके आधार पर आपको यहाँ पर चूज करना है। तो संविधान के अनुच्छेद 26 की बात करें तो जब 26 आ रहा है तो यहीं से आप समझ सकते हैं कि ये फंडामेंटल राइट के बारे में बात कर रहा है। तो इसमें देख लीजिए कि फंडामेंटल राइट के बारे में कहीं कोई बात कही गई है तो आपको सीधा पता चल जाएगा कि धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता। ठीक है, 1 आपको मिल गया, अर्थात 1 का 3। तो 1 का 3 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें नहीं है। तो ये तो ऐसे ही एलिमिनेट हो गया, क्योंकि पहले ही हमारा ये गलत होगा तो पहले इसको क्रॉस कर देंगे, इस पर हमारा ध्यान जाएगा ही नहीं। दूसरी बात, संविधान के अनुच्छेद 40 की बात कर रहा है, तो 40 जब आप जाएंगे तो यहीं पर डीपीएसपी की बात आ जाएगी। ठीक है, तो 40 की बात यहाँ पर आ रही है। तो ध्यान रखने वाली बात यह है कि पंचायतों के गठन की बात की जा रही है यहाँ पर। ठीक है, और जब यहाँ पर B का 4 आ रहा है तो यहाँ पर देखिए B का 4 कहाँ पर है, तो आप यहाँ पर भी देख रहे हैं, यहाँ पर भी देख रहे हैं, 1 इसमें नहीं है तो आपने इसको एलिमिनेट कर दिया। अब बचा कौन, 2 यहाँ पर बचा। अब इन दोनों में से कोई एक हो सकता है, इसके लिए एक और आपको सही करना होगा। तो संविधान के अनुच्छेद 98 की बात करें तो 98 कहता है संसद का सचिवालय। तो संसद के सचिवालय के बारे में ये आपका सही हो गया, और जैसे ही ये सही हुआ तो यानी कि C का 2 आ रहा है, तो C का 2 देखिए आपका ये सही हो गया, ये आपका गलत है। सही आंसर आपका C है। तो जो 10 प्रश्न पॉलिटी से पूछे गए थे, इसमें से अधिकांश जो RO की क्लास चली थी उस क्लास में हम लोगों ने कराया था और सफलतापूर्वक वो क्लास हुई थी। हमने करंट की भी क्लास लिया था। तो अगर आप लोग उसमें रहे हैं तो आप लोगों को पता होगा कि लगभग ये सारे प्रश्न उसमें आ चुके हैं। हम लोगों ने क्लास में ही इस पर डिस्कशन कर लिया था, बात कर लिया था। तो आज के सेशन में मेरे साथ इतना ही। अगली क्लास में मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू फॉर वॉचिंग।